सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ऐसा जैसे मीथेन है तो ऐसा होगा, इथेन होगा तो ऐसा होगा, तो इसमें सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? इथेन का। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस एरिया भी क्या होगा? बढ़ेगा। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, अच्छा एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सही है, बट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो मॉलिक्यूल बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ता है और उसकी वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, लिखो। ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस, ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, melting point and boiling point of alkanes are very low, are very low. अब क्योंकि इनके पास कोई ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, तो पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी कि कम होगी वह? पानी कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर तुमने कभी ये सुना है क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक टाइप का कुछ? तो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा इजीली डिजॉल्व होंगे? पोलर वाले। एल्केन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो किसके अंदर ज़्यादा डिजॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा डिजॉल्व होंगे। पानी में इनकी सॉल्बिलिटी क्या होगी? कम होगी। लिखो, solubility of alkanes in polar solvent, in polar solvents are very low, and in non-polar solvents are very high. तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में एल्केन इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में उतना इजीली डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, देखो, मॉलिक्यूलर मास, अरे मॉलिक्यूलर मास क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूलर मास काट दो, मॉलिक्यूलर मास काट दो। देखो, ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the first four member of alkane, first four member of alkanes are are gas are gases at STP, at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर रखा जाए तो ये सारे क्या बनते हैं? गैस बनते हैं। ठीक है, ब्यूटेन देखा है तुम लोगों ने कभी? अरे इथेन, मीथेन देखा है कि नहीं देखा है? देखा क्या मतलब, कभी कहीं देखा है? सीएनजी जानते हो तुम लोग? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन, है ना? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? ये सब तो जीके का पार्ट है। ठीक है, तो मीथेन, यहाँ जो मार्केट में जो सीएनजी बिकता है नेचुरल गैस के नाम पे, उसमें इथेन के साथ साथ मीथेन भी रहता है। मीथेन इथेन दोनों का मिक्सचर रहता है। ठीक है, तो पर तुम लोगों ने एलपीजी नाम सुना है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो उसमें जो गैस भरी रहती है वो कौन सी रहती है? ब्यूटेन रहती है। और ब्यूटेन नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है? गैस होता है। जब जब बर्नर ऑन करते हैं अपन तो जलाने से पहले वो गैस ही रहता है। ठीक है, पर सिलेंडर के अंदर वो किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में। तो अगर बहुत हाई प्रेशर में रखा जाए ब्यूटेन को तो वो लिक्विफाई किया जा सकता है। लेकिन
प्रोपेन को लिक्विफाई नहीं कर सकते, इथेन को भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, और मीथेन को भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम जो मीथेन को कंप्रेस करते हैं तो वो गैस के ही फॉर्म में रहता है, हम उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस नहीं बोलते, क्योंकि सीएनजी के कंटेनर में गैस ही भरा रहता है ना, लिक्विड नहीं होता। लेकिन एलपीजी के कंटेनर में वो जो गैस रहता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? लिक्विड के फॉर्म में स्टोर रहता है, क्योंकि मीथेन हल्का होता है और ब्यूटेन क्या होता है बे, भारी होता है। तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होगा, ईजिली कंप्रेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब? ठीक है। जो C5 से लेके C17 तक के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सब किस फॉर्म में रहते हैं बे? लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। एट एसटीपी पे लिखो, फ्रॉम C5 टू C17 आर लिक्विड्स, आर लिक्विड्स। तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तुम देखते हो है ना, जैसे पेट्रोल हुआ है ना, डीजल हुआ, इंजन ऑयल हुआ, ये सब के सब C5 से लेके C17 तक के हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो मेनली जो अपन पेट्रोल भराने जाते हैं तो पेट्रोल के अंदर मेनली हेक्सेन होता है ना, या फिर हेप्टेन होता है, या फिर ऑक्टेन होता है, यही सारी चीज़ें रहती हैं पेट्रोल के अंदर। डीजल में जब जाते हैं तो C9 से लेके C11 तक के जो हाइड्रोकार्बन है वो रहते हैं डीजल में। और फिर इंजन ऑयल में जाते हैं तो वो C15 से लेके C17 वाले रहते हैं, डिपेंडिंग कि उसकी विस्कोसिटी क्या है। तो दो टाइप के इंजन ऑयल देखा होगा तुम लोगों ने, है ना। कोई कोई इंजन ऑयल थोड़ा सा पतला होता है, कोई कोई इंजन ऑयल थोड़ा मोटा होता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की मशीनरी है। जैसे बाइक में जो इंजन ऑयल पड़ता है और जो ट्रक में इंजन ऑयल पड़ेगा वो दोनों सेम विस्कोसिटी के नहीं रख सकते, क्योंकि बाइक का इंजन ऑयल थोड़ा हल्का रखते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो अगर उसमें ट्रक वाला डाल दोगे तो जाम हो जाएगा। उसका जो मेन फंक्शन है, इंजन ऑयल का क्या फंक्शन होता है? फ्रिक्शन को कम करना, है ना। अब लुब्रिकेंट उसमें जो मिला है उसमें ही अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाए तो फ्रिक्शन कम करने बजाय और बढ़ा देगा। तो बाइक वाले में अगर तुमने ट्रक का इंजन ऑयल डाल दिया तो वो उससे ज़्यादा नुकसान कर देगा, इंजन पूरा खराब हो जाएगा। और अगर ट्रक वाले में बाइक का इंजन ऑयल डाल दिया तब बे, तो उसमें आग पकड़ लेगा, वो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए जिसका जो इंजन ऑयल होता है उसी तरह उसमें मिलाते हैं। और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो जो बाइक्स में इंजन ऑयल पड़ते हैं वो 11 से लेके 14 तक के होते हैं, और जो ट्रक्स में इंजन ऑयल पड़ते हैं वो 15 से लेके 17 तक के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि C18 के बाद से सब क्या बन जाता है भाई, सॉलिड बन जाता है। लिखो, from C18 and onwards are solid, are solid। देखो, कलर का डिस्कशन वैसे तो नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि कलर से कभी क्वेश्चन आया नहीं आज तक। पर फिर भी मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि जो भी एल्केन्स वगैरह होते हैं वो शुरू में सब कलरलेस रहते हैं, है ना, एकदम कलरलेस। जैसे मीथेन होता है, कलरलेस गैस है। ब्यूटेन होता है, वो कलरलेस गैस है। पेंटेन कलरलेस लिक्विड होता है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये जो इनका कलर है ये हल्का हल्का येलो होना शुरू हो जाता है। जैसे तुमने पेट्रोल देखा होगा, पेट्रोल थोड़ा लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है ना। उसके बाद जब डीजल में जाते हैं तो वो थोड़ा डार्क येलो कलर का लिक्विड बनता है ना। आई होप कि तुमने देखा होगा। ठीक है। क्या क्या बोला? ब्लू कलर का होता है, हाँ हाँ। वो उसमें उसको सेपरेट करने के लिए उसमें थोड़ा सा वो मिला रहता है, केरोसिन ऑयल मिला रहता है, इसलिए ऐसा होता है। और फिर उसके बाद जब हम लुब्रिकेंट्स में जाते हैं तो उसका कलर और थोड़ा डार्क हो जाता है। फिर और जब हम जैसे जैसे उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है तो उसका जो कलर होता है वो डीप होता जाता है। C18 पे आते आते वो जो कलर है वो हल्का येलोइश कलर का सॉलिड होता है। और वो जो येलो कलर का सॉलिड है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे फिर वो ऑरेंज कलर के सॉलिड में कन्वर्ट होता है। वो ऑरेंज कलर का सॉलिड रेड कलर के सॉलिड में कन्वर्ट होता है। फिर उसमें रेड टिंट बढ़ता जाता है और धीरे धीरे मरून से होते हुए वो ब्लैक में शिफ्ट होता है। ठीक है। तो C60 तक जाते जाते जो हाइड्रोकार्बन है वो कंप्लीटली ब्लैक हो जाता है। ठीक है। तो
C1 से स्टार्ट करते हैं, C1 से लेके कलरलेस गैस होता है, फिर उसके बाद कलरलेस लिक्विड आता है, फिर लाइट येलो लिक्विड, फिर डार्क येलो लिक्विड, फिर और डीप येलो लिक्विड, फिर उसके बाद ऑरेंज सॉलिड, फिर उसके बाद रेड सॉलिड, फिर डार्क रेड सॉलिड, फिर उसके बाद ब्लैक सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये कलर चेंज होने का प्रोसेस है। तुम्हें बिल्कुल नहीं जानना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन किस कलर का होता है, ठीक है। बस तुम्हें ये जानना है कि कैसे चेंज होता है। और ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कलर का चेंज है वो यही ट्रेंड फॉलो करता है। लाइट कलर के गैस से लेके, मतलब कलरलेस गैस से लेके ब्लैक कलर के सॉलिड में कन्वर्ट होता है हमेशा। बट क्योंकि कलर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। लिखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन डिपेंड्स ऑन, तीन फैक्टर हैं जिस पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डिपेंड करता है। पहला है मॉलिक्यूलर मास, तो अभी जस्ट बताया कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बे, बढ़ेगा, है ना। तो अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, उसमें आगे लिख लो, इंक्रीज विथ मॉलिक्यूलर मास, इंक्रीज विथ मॉलिक्यूलर मास। दूसरा है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या होती है, जैसे मान ले कि ये एक पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन, और ये है नियो पेंटेन, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो एक नॉर्मल पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा या नियो पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा? हाँ? अरे बराबर होगा भाई, उसमें नॉर्मल कौन बोल रहा है? दोनों का मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा। तो अगर मॉलिक्यूलर मास बराबर है तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? तो सरफेस एरिया पहचानना कॉमन सेंस की चीज है। सरफेस एरिया इसका बड़ा होगा और इसका क्या होगा, छोटा। दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्फेरिकल शेप में अगर रहेगा तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? स्फेरिकल शेप में रखे हुए ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम होता है। तुमने सरफेस टेंशन पढ़ा है? जो स्मॉल, जब स्प्रे करते हैं ना पानी को, तो जो छोटे छोटे उसके पार्टिकल होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। काहे स्फेरिकल शेप के होते हैं? छोटे ड्रॉपलेट्स, क्योंकि सरफेस के एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, सरफेस टेंशन जो वाटर का होता है। और सिर्फ स्फेरिकल फॉर्म ही एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कि सरफेस एरिया मिनिमम होता है, ठीक है। तो उस वाले का नियो पेंटेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, नॉर्मल पेंटेन का? नॉर्मल पेंटेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सेम मॉलिक्यूलर मास पे नॉर्मल पेंटेन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा या नियो पेंटेन? नॉर्मल वाला ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? नॉर्मल वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं, है ना, ब्रांच अगर बढ़ा रहे हैं तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखो, ब्रांचिंग लिखा कि नहीं लिखा? तो ब्रांचिंग बढ़ाने से सरफेस एरिया क्या होता है, घटता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। लिखो, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाएंगे सरफेस एरिया घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। और तीसरा है सिमेट्री। अच्छा, एक सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या एक अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बे? ऐसे गेस करो। तो अगर सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन होगा तो पूरे वॉल्यूम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो सब में इक्वल लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन होगा तो पूरे वॉल्यूम में कहीं ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कहीं कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो ऐसे में किसको सेपरेट करना आसान होगा, जिसमें अनसिमेट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लग रहे हैं या जिसमें सिमेट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? तो जिसमें सिमेट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं उसको तोड़ना मुश्किल होगा, है ना। अनसिमेट्रिकल वाले में कहाँ जहाँ कम रहेगा वहाँ से तोड़ देंगे। बिल्कुल जैसे मान लें कि कोई दीवार बनाया है, ठीक है, एक दीवार बनाया है जिसमें जो ब्रिक्स लगाए हैं एकदम सिमेट्रिकल वे में लगा रखे, है ना, प्रॉपर तरीके से अरेंज करके जैसे ब्रिक्स लगाते हैं, ठीक है।
पता नहीं कैसे लगाते हैं, ऐसे ही मैंने कभी बनाया नहीं, मान लो ऐसे। ठीक है। हाँ हाँ ऐसे ही। क्या? अरे ब्रिक्स बनाते थे, लगाते थोड़े थे। इंजीनियर और मिस्त्री में डिफरेंस होता है। वो कह रहा है कि ब्रिक्स लगाते नहीं थे, बना के भेज देते थे, वो अपना दूसरा लगाते। और एक कोई है जहाँ पे काफी कभी कभी मजबूत ब्रिक लगा दे रहे हैं, फिर उसी में कभी कोई कमजोर ब्रिक लगा दे रहे हैं, फिर एक बहुत स्ट्रांग ब्रिक लगा दिया, फिर उसी में थोड़ा कमजोर ब्रिक लगा दिया, फिर एक स्ट्रांग ब्रिक लगाया। तो ऑब्वियसली ऐसा वॉल जिसमें कि कुछ कमजोर ब्रिक और कुछ स्ट्रांग ब्रिक्स लगे हुए हैं, उसको तोड़ना क्या होगा, आसान हो। और इसमें जो इसमें मीडियम टाइप के लगे हैं पर हर जगह सेम टाइप के ब्रिक लगे हैं, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा, रिलेटिवली बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सिमेट्रिकल वाले का, सिमेट्रिकल वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लिखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज विथ सिमेट्री। और ये जो मैंने तीन लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी लिखवाई है, ये एकदम प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखवाई है। मतलब अगर अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद ब्रांचिंग देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे, सिमेट्री। और अगर दो लोगों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो किसकी बात मानी जाएगी, जो पहले लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? ठीक, लिखो मेल्टिंग पॉइंट। melting point of hydrocarbon depends on melting point of hydrocarbon depends on, पहला लिखो मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बे, बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात। दूसरा लिखो सिमेट्री। सिमेट्री बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, वो भी लिख लेना, इंक्रीज विथ सिमेट्री। और तीसरा लिखो ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में कि जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरह का कोई मिसपरसेप्शन है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो इसको आज ही निकाल दो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एक डिफरेंट एस्पेक्ट से गवर्न होती है, और मेल्टिंग पॉइंट का टोटली अलग हिसाब किताब होता है। ठीक है। और इसलिए अच्छा, किसी ने ना आज तक ये नहीं लिखवाया होगा ये वाली लाइन कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं। इसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में हमेशा बना रहता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जनरली यही होता है। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट साथ ही में लिखवाते हैं, पर ये ऑर्डर हमेशा फॉलो नहीं करता। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में मैंने जो प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखवाया, उसमें ऊपर क्या लिखवाया है, मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद क्या लिखवाया है, सिमेट्री, और बाद में ब्रांचिंग लिखवाई है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में ब्रांचिंग ऊपर है और सिमेट्री नीचे। ठीक है। और यही ऑर्डर फॉलो होता है। हाँ, मैं ये रीज़न नहीं बताऊंगा कि क्यों मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री को पहले प्रेफरेंस देते हैं और बॉइलिंग पॉइंट में ब्रांचिंग को पहले प्रेफरेंस देते हैं। ये तुम जाके अपना पता करना, अगर कहीं से पता कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बता देना, है ना। और ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नीट के लेवल पे नहीं कर सकते। ठीक है। पर हाँ, एक बार सोचना जरूर इस पे कि क्या किसी के दिमाग में भी ऐसा है कोई कि ये बता सकता हो कि मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री के ऊपर क्यों किया गया, कोई भी? बस थोड़ा बहुत सुना है, कोई आइडिया नहीं, घर जाके सोचना। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अ, घर जाके सोचना। अगर कुछ मैंने होमवर्क दिया था क्या तुम लोगों को पिछली क्लास में कुछ सोचने के लिए? क्या मतलब कुछ सोचने के लिए दिया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड? अरे हाँ,
ये क्वेश्चन था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बॉन्ड था मैंने तोड़ा था, वो Na O माइनस और H प्लस में तोड़ा था, ना कि Na प्लस और OH माइनस में। और ये बहुत अजीब बात है, तुम लोग को पूछना चाहिए था उसी टाइम पे कि सर NaOH का तो Na प्लस और OH माइनस में तोड़ो ना, इधर इधर क्या तोड़ रहे हो। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। Na O माइनस और H प्लस में तोड़ दिया मैंने। और जबकि यही चीज मैंने बॉन्ड फिजन में एकदम स्टार्टिंग बताई थी कि NaOH का बॉन्ड Na प्लस और OH माइनस में तोड़ते हैं, पर कभी कभी NaO माइनस और H प्लस में भी तोड़ते हैं, वहां नहीं तोड़ रहे थे। जब HCl के साथ रिएक्शन होती है तब मैं Na प्लस और OH माइनस में तोड़ रहा हूँ, और जब RCO Na के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो NaO माइनस और H प्लस में तोड़ रहा हूँ। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड कब तोड़ना। ठीक है, कोई भी सोचा था इस पे? कितने लोग सोचे थे इस क्वेश्चन पे जाके एटलीस्ट? तू तो आई भी नहीं थी। अच्छा, मतलब रिकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, जब अच्छे से इस क्वेश्चन पे सोच लेना तो फिर से बताएंगे, अभी नहीं बताएं। ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे जब तक तुम नहीं सोचो। ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो मेल्टिंग पॉइंट का एक अलग ऑर्डर लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट का एक अलग ऑर्डर लिखना है। ये कुछ हाइड्रोकार्बन बना है, तुम्हें बताना है कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा। सातों हाइड्रोकार्बन का एक साथ। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का अलग ऑर्डर लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का अलग ऑर्डर लिखेंगे।
कितने लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर लिख लिए? चलो मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। इन सब का मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो मॉलिक्यूलर मास चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी हेल्प है, और क्या, करो बाकी। कितने लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर लिख लिए? अबे यार। अब देखो, मैं ये क्वेश्चन लिखवा के मैं ही ये ऑर्डर लिख दूं तो कोई सेंस नहीं बनता है इस क्वेश्चन को देने का। ठीक है, और तुम इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगाओ तो भी कोई सेंस नहीं बनता है इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि एग्जाम में तो 45 सेकंड मिलेंगे ना। ठीक है। अम, कितने लोग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ना कुछ लिख लिए? बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और किसका मॉलिक्यूलर मास इसमें ज़्यादा है? सबका बराबर है, मैंने हेल्प कर दिया था तो पता चल गया होगा तुम्हें, नहीं? या अपने से पता चल गया था? अच्छा, तो हेल्प करने से कोई खास फायदा नहीं हुआ ना। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं? ब्रांचिंग।
अब ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, मालूम है ना बे। तो आगे जाने से मतलब सबसे कम ब्रांचिंग किस में है, फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फर्स्ट का। अच्छा, उसके बाद सेकंड और थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं बता सकते क्योंकि ब्रांचिंग दोनों में सेम है। फिर इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में ब्रांचिंग क्या है, ज़्यादा। और सिक्स्थ और सेवन्थ में ब्रांचिंग और भी, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, है ना, तो सेकंड और थर्ड में एक एक ब्रांचिंग है, फोर्थ और फिफ्थ में दो दो ब्रांचिंग है, और सिक्स्थ और सेवन्थ में तीन तीन ब्रांचिंग है। दिख रहा है ना बे। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। अब टू और थ्री में ब्रांच क्या है ऑर्डर, अभी ब्रांचिंग से नहीं बता सकते हैं। किससे बता सकते हैं वे, सिमेट्री से। तो टू और थ्री में कौन सिमेट्रिकल लग रहा है तुम्हें, हाँ? सिमेट्री मेट्री पहचान लेते हो ना। अब देखो सिमेट्री का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं पढ़ाऊं कि इसको देख के बता पाऊँ कि सिमेट्रिक है ना। कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो कॉमन सेंस होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट कम। दिख रहा है। फोर्थ और फिफ्थ में सिमेट्री किसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन ज़्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है बे, पता चल रहा है ना। ये थोड़ा सिमेट्रिकल है, वो उतना नहीं है। तो फोर्थ और फिफ्थ में कौन ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिफ्थ का, फिर फोर्थ का। और सिक्स और सेवन में किसका सिमेट्री ज़्यादा लग रहा है, सेवन का। दिख रहा है ना। तो इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सेवन का, और सबसे लास्ट में सिक्स का। ये ऑर्डर आएगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये ऑर्डर सही से लिख पाए थे, ठीक है। और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए इसमें, थोड़ा सा, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट देखोगे ना, तो पहले मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, जो कि देखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा क्या देखेंगे बे, सिमेट्री, है ना। तो सिमेट्री में कौन से मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल लग रहे हैं बे तुम्हें इसमें से, पहला वाला सिमेट्रिकल है क्या, है ना। सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ऑड वाले सारे सिमेट्रिकल हैं, दिख रहा है ना। और इवन वाले सब क्या हैं, उतने कुछ खास सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऑड वालों का जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होगा 1, 3, 5, 7, इनका मेल्टिंग पॉइंट 2, 4, 6 से ज्यादा हो। ये तो समझ में आ रहा है ना। अब सिमेट्री के बेसिस पे अभी 1, 3, 5, 7 में नहीं बता सकते, उसके लिए किस से बताना पड़ेगा, ब्रांचिंग से। तो ब्रांचिंग बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 1, 3, 5, 7, यही होगा। और इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 2, 4, 6, क्योंकि आगे जाने से ब्रांचिंग बढ़ रही। तकलीफ में हो गया बे, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो नीचे वाला जो ऑर्डर लिखा है वो किसका ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का। ऊपर वाला बॉइलिंग पॉइंट। और ध्यान से देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो एग्जैक्टली क्या है, डिफरेंट, एग्जैक्टली डिफरेंट, ठीक है। कोई रिलेशन नहीं होता मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। याद तो नहीं करोगे इसको, याद मत कर लेना। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सही से लिख पाए थे, दोनों ऑर्डर मतलब सही से लिख पाए, बहुत कम लोग। खैर, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, क्योंकि इवन वाले सिमेट्रिकल, इवन वाले सिमेट्रिकल होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। इवन वाले क्यों उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल होते, है ना। ऑड वाले उतने सिमेट्रिकल नहीं होते, इसीलिए इवन वालों का ज़्यादा होता। वो नंबर है, वो क्या बोल रहा है ये, कार्बन के नंबर इवन होने चाहिए, नंबरिंग इवन नहीं। क्या बोल रहा है ये? इतना कॉन्फिडेंस बोलते मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। खैर, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज।
देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके हैं तो 4-5 केमिकल प्रॉपर्टीज, पर पढ़ना एक ही ढंग से, ठीक है। बाकी फर्जीवाड़े हैं, पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। दूसरा है रिएक्शन विथ वाटर, सॉरी रिएक्शन ऑक्सीजन लिख दिया। रिएक्शन विथ वाटर। एक और रिएक्शन होता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अगला होता है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। और पांचवा है हेलोजिनेशन। हेलुसिनेशन नहीं लिखा, हेलोजिनेशन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। एनसीईआरटी को ले आया तो चेक कर बताओ क्रैकिंग दिया है कि नहीं दिया है? पायरोलिसिस या क्रैकिंग दिया है या नहीं दिया है? हटा दिया। पायरोलिसिस है, हाँ तो ठीक है, फिर पायरोलिसिस भी पढ़ाना पड़ेगा यार, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार वाला जो सिलेबस कम हुआ था, रिड्यूस हुआ था, उसमें ये गायब करवा दिया इसको। तो पायरोलिसिस भी लिख लेते हैं। पायरोलिसिस को ऊपर लिखते हैं ना, ये बाद में पढ़ाएंगे। पायरोलिसिस पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। और कोई रिएक्शन तो नहीं दिया है जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है? कुछ ज़्यादा तो नहीं लिख दिया? ला दे, मुझे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगी। 7, मैंने तो 6 ही दिया यार। हेलोजिनेशन, कंबशन मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, हाँ तो मैं वहीं पढ़ाऊंगा। आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिएक्शन विद स्टीम मतलब वाटर, पायरोलिसिस, बस ठीक है। हाँ तो यही है, यही सारा ही, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठीक, सबसे पहला लिखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जिसको अपन कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन फोन कर रहा है बे? खैर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखते हैं। कोई भी अगर जनरल एल्केन होना, मैं तुम्हें बताऊं, कोई भी कंपाउंड, ये एल्केन की बात ही नहीं कर रहा मैं, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि मीथेन, और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, बिना किसी कैटलिस्ट या टेम्परेचर प्रेशर लगाए, बस उसमें ऑक्सीजन के साथ पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, ठीक है। तो ऐसे में ये सीधा किस में कन्वर्ट होता है? CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है। और बस जो तुम्हारा मेन काम है वो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो क्या इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो तुम लोग? अरे कर लोगे ना? तो यहाँ पानी के आगे क्या लगाओगे? 2, और ऑक्सीजन के आगे भी 2। पर अगर कोई जनरलाइज हाइड्रोकार्बन लाइक CA और HB टाइप का, और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर से यहाँ क्या बनेगा? CO2 और H2O बनेगा। इस रिएक्शन को जरा बैलेंस करो, करो ना बे। तो CO2 कितना बनेगा यहाँ पे? तुम लोग बैलेंसिंग सिखाई है ना मैंने। कंबस्शन रिएक्शन में सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं? कार्बन को। इधर कार्बन कितना है? A, तो यहाँ भी क्या लिखोगे? A। इसके बाद किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन को। इधर हाइड्रोजन कितना है? B, तो यहाँ क्या लिखोगे? B, कि B/2, क्योंकि यहाँ 2H2, ठीक है। और इसके बाद सबसे एंड में किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। तो उधर 2A और प्लस B/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B/4, देख रहा है? ऑक्सीजन ले, अगर बैलेंस करोगे तो A और B की
अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पे कितनी रिएक्शन लिखी जा सकती है? इनफाइनाइट। ठीक है, छापो। ये रिएक्शन किसी किसी एल्केन के लिए नहीं लिखा मैंने, सारे हाइड्रोकार्बन्स के लिए लिख दिए एक साथ। तो एल्केन पे भी काम करेगा, एल्कीन पे भी काम करेगा, एल्काइन पे भी काम करेगा, डबल ईन पे भी काम करेगा, बेंजीन पे भी काम करेगा, सब पे काम करेगा। ठीक है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? कितने लोगों को लगता है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होगा? हाथ उठाओ, नेगेटिव वाले हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव होगा? और कितने लोगों को लगता है इस रिएक्शन का डेल्टा एच जीरो होगा? और कितने लोगों को लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव दोनों होता रहता है, डिपेंडिंग कि हाइड्रोकार्बन स्टेबल है या अनस्टेबल? अबे किसी में तो हाथ उठाओ। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक? अबे कंबशन करते हो तो ठंडा लगता है गर्मी लगता है? गर्मी लगता है, हीट निकलता है उसमें से। हीट निकल रहा है मतलब एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? तो डेल्टा एच क्या होगा इसका, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होगा, कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा कभी होता है कि आग लगाए और ठंडा लग गया, ऐसा नहीं हो, है ना, ठंडा लगता है तब आग लगाते। ठीक है। तो ये रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है हमेशा ही नेगेटिव होता है। और इसका जो डेल्टा एच है ये किस पे डिपेंड करता है वे? नंबर ऑफ कार्बन के, नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा कार्बन होगा कंबस्शन उतना ही क्या होता है, ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और इसीलिए पेट्रोल कार का जो माइलेज होता है वो डीजल कार के माइलेज से कम होता है। ये तुमने देखा है कभी? पता नहीं, तुमने कभी सुना होगा तो कहते हैं अरे सर हम तो स्कूटी चलाते हैं, कुछ कहेंगे सर हम तो पैदल आते हैं, उसमें कोई कहेगा हम तो ई रिक्शा से आते हैं। ठीक है। तो बट तुम थोड़ा बड़े हो जाओगे, पैसा कमाना शुरू करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि पेट्रोल कार का माइलेज थोड़ा कम होता है और डीजल कार का माइलेज ज़्यादा होता है। ठीक है। मेरा काम, नहीं नहीं मेरा तो पेट्रोल है यार, सीएनजी कहाँ उसमें फिट होगी? अच्छा हो जाते, फिट हो जाते। अब वही बच्चा है, उसमें कितना सीएनजी संभाल ही नहीं पाएगी। सुपर स्प्लेंडर कहाँ है यार? अच्छा ठीक, उसी में ज़्यादा रुचि ले रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि पेट्रोल के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो कम होते हैं, 6 से 8 कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो पेट्रोलियम में जाते हैं, और 10 से 12 कार्बन वाले वो डीजल में जाते हैं, और इसी वजह से डीजल का माइलेज बढ़ जाता है। ठीक है। खैर, अगर अनफिल्टर्ड ऑक्सीडेशन ना कराए, मतलब ऑक्सीजन डाल के सीधा कंबस्ट ना करे, आग ना लगा दे, कंट्रोल्ड वे में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कराएं, तो दो तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन, टर्शरी एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर कोई टर्शरी हाइड्रोजन है और उसके ऊपर डाइल्यूट KMnO4 डाल रहे, न्यूट्रल KMnO4 होना चाहिए, डाइल्यूट KMnO4। KMnO4 किस कलर का होता है तुम्हें पता है? हाँ, वो डिपेंड करता है ना। कितने लोगों को लगता है कि KMnO4 वॉयलेट कलर का होता है, पर्पल कलर पे, पिंक कलर? KMnO4 डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में रखा हुआ है। अगर KMnO4 सॉलिड है तो बहुत ही प्रूशियन ब्लू कलर का होता है। प्रूशियन ब्लू जानते हो तुम लोग? मोर देखा है, मोर?
तो जाके मोर देखो पहले। जो उसका उसके अंदर जो ब्लू कलर होता है, मोर का जो ब्लू कलर होता है, उसको प्रोशियन ब्लू कलर बोलते हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वैसे ही वो जो वो है उसमें, वही वो दिखा भी रहे। हाँ हाँ ठीक है। अब अगर उसको हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं KMnO4 का, तो वो भी प्रूशियन ब्लू कलर का ही दिखता है। पर अगर उसको धीरे धीरे डाइल्यूट करोगे, तो जो उसका कलर है वो पर्पल की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। पर्पल को थोड़ा और डाइल्यूट करोगे तो मैजेंटा कलर का दिखता है, मैजेंटा को और डाइल्यूट करोगे तो पिंक कलर का दिखेगा, है ना। और बहुत ही डाइल्यूटेड सोल्यूशन बहुत लाइट पिंक कलर का दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो KMnO4 ले रहे हैं, ये बहुत ही डाइल्यूट ले रहे हैं, बहुत लाइट कलर का पिंक होगा, ठीक है। और ये ठंडे में रिएक्शन करा रहे हैं, कोल्ड में, है ना, गर्म नहीं करना। इस रिएजेंट को, जो डाइल्यूट KMnO4 होता है, इसको हम कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। आई होप की स्पेलिंग सही हो। बेयर्स रिएजेंट क्या काम करता है? अगर कहीं भी टर्शरी हाइड्रोजन है ना, टर्शरी हाइड्रोजन, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है? OH। बस यही काम करता है। तो इसको ढंग से याद करके रखना, मैकेनिज्म नहीं जानना है इसलिए याद ही करना पड़ेगा। टर्शरी हाइड्रोजन हो या फिर बेंजाइलिक हाइड्रोजन, अगर टॉल्यूइन है और सेम बेयर्स रिएजेंट मिला है, तो यहाँ पर OH लग जाता है, ठीक है। इवन पहले छाप लो तो फिर पता। छाप लिया? तो अगर बेंजीन पे कहीं ये लगा हो, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाओ।
कर लिया होगा। तो जितने भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन हैं, बस उनको हटा के वहाँ पे क्या लगाओगे, OH लगा दो। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट यही काम करता है। तुम्हें बस क्या करना है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटाना और OH लगाना है। और क्योंकि यहाँ कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। और ये एक तरह से बेंजाइलिक और टर्शरी हाइड्रोजन का टेस्ट भी होता है, क्योंकि डाइल्यूट कोल्ड KF4 जो जो बेयर्स रिएजेंट है वो लाइट पिंक कलर का होता है। तो अगर कोई हाइड्रोकार्बन बेयर्स रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर टर्शरी कार्बन या टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, या फिर अगर बेंजीन का कोई सब्सटेंस है तो अ, उसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ये इसको एज अ टेस्ट यूज़ करते हैं हम लोग, टर्शरी और बेंजाइलिक हाइड्रोजन पहचानने के लिए। चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाले में 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक तो है, बेंजाइलिक जानते हो ना, जो बेंजीन के जस्ट बगल में होता है, ये तो बेंजाइलिक है, ये तो करेगा ही। ये वाला टर्शरी है और बेंजाइलिक दोनों है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सवाल क्यों नहीं पूछा तूने? क्या लिया? क्या? Bayer's reagent is used to detect tertiary and benzylic hydrogen present in hydrocarbon। खाली हाइड्रोकार्बन पे ये बेयर्स रिएजेंट टर्शरी और बेंजाइलिक हाइड्रोजन का टेस्ट कर पाता है, और किसी पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, POC में फिर से लिखवाएंगे इसको। ठीक है, POC एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाने के बाद, पहले नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, टेक्निकली POC साल भर मतलब पूरे उसमें पढ़ाते रहेंगे, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लास्ट में बताएंगे देखो कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ाया था एक क्लास में। देखो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। अब देखो, मैंने बताया था कि मीथेन का ऑक्सीडेशन अगर करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करते हैं, सीधा किस में कन्वर्ट होता है, CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है, बिना किसी कंबस्शन के 1 atm प्रेशर पे। मीथेन में अगर ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके आग लगा देते हैं, CO2 और H2O बने। ठीक है, पर अगर मैं ऑक्सीजन का परसेंटेज थोड़ा सा कम कर दूं, थोड़ा कम ऑक्सीजन मिलाऊं, 1.5 मोल ऑक्सीजन ही मिलाता हूं, ठीक है, और यहाँ पे कोई कैटलिस्ट मिला लेता हूँ, लाइक मैग्नीज एसिटेट, तो ऐसे में ये जो रिएक्शन है 100% नहीं ऑक्सीडाइज होती है, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर मैं इस ऑक्सीजन के अमाउंट को और कम कर दूं और कोई और कैटलिस्ट लाइक Mn2O3 मिला देता हूँ, तो ये फॉर्मल्डिहाइड पे ये रिएक्शन रुक जाता है। आई होप H2O भी होगा। हाँ, और अगर मैं ऑक्सीजन का सप्लाई और कम कर दूं और कैटलिस्ट लगाऊं, इसमें टेम्परेचर प्रेशर भी लगा दो, 522 केल्विन के आसपास होता है टेम्परेचर, तो ये मिथाइल अल्कोहल पे ये रिएक्शन रुक जाती है। ठीक है, टेम्परेचर चेक करके बता, सही बता, 523। ठीक है यार, प्रेशर भी कुछ लगाया गया? ठीक, 100 atm का प्रेशर लगे। यहाँ देखोगे ना, देखो ये बहुत फर्जी रिएक्शन है, याद नहीं करनी है तुम्हें, है ना, पर याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता इसलिए याद नहीं करना। यहाँ पर जो मीथेन का ऑक्सीडेशन नंबर है, तुम अगर चेक करो तो हर जगह पे -4 है। अरे यार, ये +4 लिखा गया। और यहाँ जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, यहाँ निकालना +2 है, यहाँ निकालना 0 है, और यहाँ पर -2 है। तो n फैक्टर अगर तुम चेक करो तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 2। तो
100% ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। पहले वाले में अगर फ्रीली छोड़ रहे हैं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, -4 से सीधा +4 जा रहा है। +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कार्बन का, पता है हुआ तो मैं लोगों को। अगर थोड़ा कैटलिस्ट मिलाते हैं, वीक कैटलिस्ट टाइप का, तो पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता, +2 तक ही जाता है। थोड़ा और अगर स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट मिलाते हैं तो वो 0 पे ही रोक देता है। और अगर ऑक्सीजन सप्लाई को बिल्कुल कम करके कॉपर मिला के थोड़ा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएं तो ऐसे में मिथाइल अल्कोहल ही बन के रुक जाएगा। ठीक है, जल्दी से छापेंगे, तुम्हारे पास समय है 2 मिनट का। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इसी को तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोलेंगे। छाप लिया होगा। अगला लिखो, रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर। देखो, वाटर के साथ एज सच मीथेन की कोई रिएक्शन नहीं होती है। मतलब मीथेन को अगर पानी में डालें तो मीथेन को पानी में डालेंगे तो क्या होगा भाई? मीथेन गैस को पानी में पास करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक है, तो मीथेन गैस है और पानी लिक्विड है, पास करेंगे कोई रिएक्शन नहीं होती। पर अगर इस कंडीशन को एक्सट्रीम किया जाए, मीथेन गैस को हीट किया जाए और पानी को भी सुपर हीट किया जाए, ठीक है, और इस रिएक्शन को कराते हैं लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पानी को गर्म किया जाता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का जो स्टीम होगा इसको हम सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं, सुपर हीटेड वाटर बोलते हैं। जब इनके बीच में रिएक्शन कराई जाती है तब ये कन्वर्ट होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 मोल हाइड्रोजन बनाता है, सॉरी 3 मोल हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, और इसको हम कौन सा गैस बोलते हैं? वो पूरा मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 मोल हाइड्रोजन, इसको हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, इसको हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। और वाटर गैस का मतलब यहाँ पे H2O गैस नहीं है, वाटर गैस का मतलब CO+3H2। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है कंबशन में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मत बहुत ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हालांकि ये रिएक्शन तब इम्पोर्टेंट था जब पेट्रोलियम सिलेबस के अंदर था, पेट्रोलियम सिलेबस से बाहर हो गया तो ये रिएक्शन का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो मीथेन को पानी में रिएक्शन कराने से कोई रिएक्शन नहीं होती, पर सुपर हीटेड स्टीम से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है।
हाइड्रोजन बनाने का ये कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल गैस इजीली मिल जाता है सीएनजी से, और पानी भी इजीली मिल जाता है, बस उसको कंबस्ट करके हाइड्रोजन बना लेते हैं। बाकी जितने भी प्रोसेस हैं हाइड्रोजन बनाने के वो काफ़ी महंगे हैं, काफ़ी महंगे। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस है वो काफ़ी महंगा है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। लिख लिया? अगला रिएक्शन है, लिखवाया बहुत बाद में है लेकिन इसको अपन पायरोलिसिस बोलते हैं। कोई भी अगर एल्केन है, ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर अगर पेट्रोलियम सिलेबस में होता तो, पर सिलेबस में नहीं है इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हीट करते हैं तो ये एक एल्केन और एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग क्रैकिंग या पायरोलिसिस बोलते हैं। तो अगर अगर 4 कार्बन का कोई एल्केन है और इसको हीट करते हैं क्लोज कंटेनर में एयर के एब्सेंस में, तो एक एल्कीन बनता है और एक एल्केन बनता है। मोस्टली बीच से टूटता है, पर कभी कभी ये भी बन जाता है प्रोपीन और इथेन भी बनता है, ये दोनों बनते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से तोड़ोगे ऐसे बीच में तोड़ दो तो इधर प्रोपीन बन जाएगा, ये इथेन बन जाएगा, और यहाँ बीच में से तोड़ेंगे तो इधर इथेन बन जाएगा, वो इथेन बन जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू जानते हो ना तुम लोग? कोई भी इंसान कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बता सकते हो? कोई भी किसी ने सुना हो ये टर्म कभी जिंदगी में? फॉर्मूला पढ़ा तूने कैलोरीफिक वैल्यू का? यस सर, बहुत तेज बोला। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में तुझे पूरी क्लास में सबसे ज्यादा पता होगा, तो तू बता कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। हाँ बता। डेल्टा एच अपन मॉलिकुलर वेट, हाँ सही फार्मूला है। बट वो रिप्रेजेंट क्या करता है? बैठ जा। सही है। क्या करते हैं इसको ये मॉड ऑफ डेल्टा एच बाय मॉलिकुलर वेट होना चाहिए था। कैलोरीफिक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस को, किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, 1 ग्राम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जब हम कंबस्ट करते हैं तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है, इसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कैलोरीफिक वैल्यू की, तो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा वो अच्छा पेट्रोलियम माना जाएगा कि खराब पेट्रोलियम माना जाएगा? अच्छा पेट्रोल माना जाएगा, है ना। तो ब्यूटेन अगर लिए हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती, लेकिन अगर उसको कंबस्ट कर दिए, उसको ब्रेक करके इथेन और इथीन में कन्वर्ट कर दिए, तो उससे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो सेम मास पे वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है, और इसीलिए हम किसी भी पेट्रोलियम को, जब कोई स्पेसशिप वगैरह होता है, या फिर तुमने देखा होगा कि जो रॉकेट वगैरह होते हैं प्रोपेलर में, वो यूज़ होते हैं जब, तो उसमें जो फ्यूल भरा जाता है उसका क्रैकिंग करके भरा जाता है, हमेशा पायरोलिसिस या क्रैकिंग करके भरा जाता है उसके अंदर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, ताकि कम वेट में ही ज़्यादा दूर तक जाए, ठीक है। जैसे अब हाँ, बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर मैं 2 कार्बन का हीट करूंगा तब क्या होगा? 2 कार्बन का हीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इथीन बनेगा और हाइड्रोजन भी बनेगा, ठीक है, ये भी बनता है क्रैकिंग करने से, ठीक। 1 कार्बन को हीट करने से कुछ नहीं बनता। छाप लिया? जल्दी छाप। अगला लिखो। ये क्या पढ़ा रहे थे, पायरोलिसिस ना? लिख लिया होगा।
एनसीईआरटी एनसीईआरटी वगैरह कुछ पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत? कितने लोग, ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग पहले से थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के आए हो? वेरी गुड, है ना, कीप इट अप। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है तुम लोगों की केमिस्ट्री को लेके, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही करेंगे, है ना, ताकि अगले साल हम और पैसा कमा पाए। छापे पे। अगला लिखो। अगला क्या लिखा था? आइसोमराइजेशन ना, लिखो। आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या हो गया? आइसोमराइजेशन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा? आइसोमर का। देखो एल्केन के साथ एक बहुत अच्छी बात होती है, कोई भी एल्केन ले लें, कोई भी एल्केन 4 कार्बन से ज्यादा की हो, मतलब 3 से ज्यादा की, जहाँ पे चेन आइसोमर बन सकते हो, तो 4 कार्बन वाला मैंने लिया सबसे छोटा एल्केन जो कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन आइसोमर बना सकता। ठीक है, इसको अगर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराया जाए, देखो AlCl3 जब भी लेते हैं तो एनहाइड्रस ही लेते हैं। ये एनहाइड्रस का मतलब जानते हो ना, पानी नहीं होना चाहिए, मतलब ड्राई वाला होना चाहिए। और इसके साथ HCl का रिएक्शन किया जाए और हीट किया जाए, तो ये जो ये ब्यूटेन है, नॉर्मल चेन वाला ब्यूटेन, ये एक ब्रांच चेन ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग, क्योंकि इसमें एक आइसोमर का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, छाप लो। इसमें कुछ लिखवाना भी है क्या मुझे? लिखवा देता हूँ, ला दे। एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिखवाएंगे, क्योंकि मैं कोई ऐसा वो नहीं चाहता। कहाँ गया आइसोमराइजेशन में? ये रहा ना, लिखो। नॉर्मल एल्केन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। नॉर्मल एल्केन आइसोमराइजेशन रिएक्शन में, और फिर बाद में एग्जांपल लिखना। नॉर्मल एल्केन्स ऑन हीटिंग in presence of anhydrous aluminum chloride and hydrogen chloride gas and hydrogen chloride gas। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मल एल्केन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड and hydrogen chloride gas isomerize to isomerize to a branch chain alkane, a branch chain alkane। तो अगर ब्यूटेन लिया हमने और उसको AlCl3 और HCl के साथ हीट करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोब्यूटेन में। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर नॉर्मल पेंटेन लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इवन कभी कभी सॉरी, आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी आइसोपेंटेन में कन्वर्ट हो। हाँ, इसको और फर्दर हीट करें, थोड़ा और हायर टेम्परेचर रखें, तो ये नियोपेंटेन में भी कन्वर्ट हो जाता है, पर सिलेबस में ये वाला कन्वर्जन नहीं। ठीक है, खाली ये पहला वाला कन्वर्जन है। तो एक ब्रांचिंग बनाओ। ठीक है, कोई भी नॉर्मल एल्केन है, हीट करने पे उसका एक कार्बन कम करके उसको एक साइड चेन में लगा दो। ठीक है, हाँ, अगर हेक्सेन रहता और इसको सेम हीट करते, तो 5 कार्बन का चेन बनता
और एक साइड चेन निकलता, पर अब तुमने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक साइड चेन दो तरीके से लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे दोनों ही बने। ठीक है, दोनों ही बने। ऊपर वाला थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, पर तुम्हें नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी में अभी जस्ट देखा मैंने, ये नहीं लिखा है कि कौन सा ज़्यादा बनेगा, दोनों बना रखा। ठीक है, तो तुम भी बस दोनों बनाओगे, कौन ज़्यादा बनेगा उसकी चिंता नहीं करोगे। वैसे ये वाला ज़्यादा बनता है। ठीक है, छाप लिए? अगला एक और फर्जी रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। लिखो, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ये छाप लिया हो ना बे? अरे यार जल्दी छापो। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन होती है। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन से नाम से ही समझ में आता है कि इस रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होगा? एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर कम से कम 6 कार्बन का एक चेन एल्केन लेना पड़ेगा, 6 कार्बन वाला, है ना। तो मैंने हेक्सेन लिया है। इसको इस तरह से बनाने का रीजन मैं बताता हूँ। इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग कम से कम एटलीस्ट या तो वेनेडियम ऑक्साइड रखें या मॉलिबेडनम ऑक्साइड रखें या फिर क्रोमियम ऑक्साइड रखें। इन सब में से कोई भी एक ले लो चलेगा। ठीक है, कोई भी एक ले लो चलेगा, पर साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड लेना कंपलसरी है। तो ये यहाँ पे और लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है? प्लस। तो ये जरूरी है। इनमें से कोई भी एक तीन ले लो, पर ये वाला रखना जरूरी है। ये इस कंपाउंड को अगर 2 से 10 एटीएम प्रेशर में अगर रखा जाए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए भाई? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये कंपाउंड डिहाइड्रोजनेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक, इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये स्पेसिफिक कंडीशन पूछ, क्योंकि कंडीशन बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए इसको याद कर लेना। यही एग्जाम में आ सकता है एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आएगा तो मैं क्या 10 से 20 लिखा है? अच्छा सॉरी, हाँ 10 से 20, 2 से 10 वाला तो अलग था। 10 से 20 एटीएम। ठीक है, टेम्परेचर ठीक है क्या? मैं देख लेता हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा। सही सही है ना? हाँ हाँ। अ, मैं इसको इंग्लिश में लिखवाता हूँ, जो यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट वहीं से छाप के लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं फिर इधर उधर से कहाँ से छापूंगा। लिखो, अरे ये बाद में लिखना। लिखो, नॉर्मल एल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स। नॉर्मल एल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम ऑन हीटिंग टू, ऑन हीटिंग टू, सही है ना ये अंग्रेजी? हाँ हाँ, ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन। अच्छा, केल्विन में लिखा हुआ, ठीक है। 773 केल्विन एट 10 to 20 atm pressure, 10 to 20 atm pressure, in presence of, in presence of
ऑक्साइड्स ऑफ, in presence of oxides of vanadium, molybdenum और क्रोमियम, supported over alumina, supported over alumina, get dehydrogenated, get dehydrogenated मतलब हाइड्रोजन उसमें से निकल जाएगा, and crystallize to benzene, क्या, सॉरी क्रिस्टलाइज नहीं, साइक्लाइज टू बेंजीन एंड इट्स होमोलॉग। एनसीईआरटी ओपन करके लिख रहे हो क्या तुम लोग? वेरी गुड। एनसीईआरटी में देखो लिखा है, एनसीईआरटी में तो वैसे सब कुछ लिखा है, फिर भी पढ़ना तो पड़ता ही एक बार, है ना। अब ऐसे ये सोच के कि एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है तो हम क्यों लिखें, तो वो इसलिए क्योंकि तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं, नोट्स तो कम से कम पढ़ोगे, इसलिए लिखवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर अगर यहाँ पर थोड़े ज़्यादा कार्बन आ जाए, एक से ज़्यादा कार्बन आ जाए, तो इस सिचुएशन में भी यहाँ एक CH3 लग जाए, ठीक है। तो अगर 7 कार्बन का एल्केन है, उसको सेम इसी कंडीशन में रखते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? टॉल्यूइन का। 8 कार्बन का होगा तो इथाइल बेंजीन और ऑर्थोजाइलिन दोनों ही बनते हैं, पर वो तुम्हें नहीं पढ़ना, ठीक है। सेवन, वो एरोमेटिक नहीं होता ना, रिएक्शन का नाम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटिक तो बनाओ। 8 कार्बन वाले को हीट करने से क्या बनेगा, ये सोचना भी मत तुम बैठ के, ठीक है, नहीं आएगा एग्जाम में। पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, इथाइल बेंजीन और ऑर्थोजाइलिन दोनों बनते हैं, ठीक है। क्यों बनते हैं ये भी नहीं सोचना। अब से थोड़ा सा कम पढ़ाया करूँगा, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते इमोशनली आगे बढ़ जाता हूँ मैं मैं इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं रख पाता। हाँ, तो थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। टाइम हो गया, ठीक। अगली जो रिएक्शन है हेलोजनेशन रिएक्शन, एक्चुअली में पूरे एल्केन में वही रिएक्शन पढ़नी ही थी, बाकी ये सब फर्जी रिएक्शन है। ये कह रहे हैं कि यही फिर क्यों पढ़ा है, अरे क्योंकि ये सिलेबस में है वे, इसलिए पढ़ा रहे हैं। जो सिलेबस में है वो तो पढ़ाएंगे ही, पर जो इम्पोर्टेंट है हेलोजनेशन रिएक्शन, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, उसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास।